पराया मायका वर्सेस अपना ससुराल। बैल के सिर और गधे की खोपड़ी, बोल क्या नाम दूं मैं तुझे? तेरे अंदर अकल क्यों नहीं है ये बता दे तू मुझे। तुझसे मैंने बोला था कि 1 किलो गाजर लाना और आधा किलो आलू लेकर आना, लेकिन तू आधा किलो गाजर और 1 किलो आलू लाई है। अब बता कि मैं क्या करूं? माँ मुझे माफ कर दो, मैं सच्ची में आपको बताती हूँ, मैं जानती हूँ कि आपको क्या चाहिए था माँ। हाँ, आपने 1 किलो गाजर और आधा किलो आलू मंगवाए थे, लेकिन माँ सर्दी में हर सब्जी महंगी थी। अगर मैं 1 किलो गाजर ले लेती ना तो बस गाजर ही आ पाती और कोई सब्जी नहीं आती, तो हिसाब से काम किया और आधा किलो गाजर लेकर 1 किलो आलू ले आई, जिससे अब सब्जी भी बन जाएगी और कुछ कमी भी नहीं पड़ेगी। मेघा ने घबराते घबराते अपनी बात को बोला ही था कि तभी उसके सौतेले भाई निखिल ने एक जोरदार थप्पड़ मारा। ज्यादा मुंह चल रहा है तेरा, ज्यादा समझदार बन रही है। अब से माँ के आगे ना तेरी जुबान नहीं खोलनी चाहिए, समझी नौकरानी? निखिल भाई, तुमने मुझे मारा क्यों? मैं तो बस माँ को बता रही थी। मुंह बंद करके रख एकदम। नहीं, काहे को बंद करेंगी अपना मुंह? माँ मुझे क्यों मार रही हो? लो कर लो बात। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। तू नहीं जानती है कि तुझे क्यों मारा जा रहा है? और माँ इसकी हिम्मत तो देखो कि हर एक थप्पड़ के बाद ये हमसे सवाल कर रही है कि हम इसको मार क्यों रहे। वाह बेटा वाह, ऐसे ही तो होते हैं बिगड़े हुए बच्चे जो अपने माँ बाप के आगे अपना मुंह खोलते हैं। देख जरा अपनी बहन को देख, भाई को देख, अपने कैसे मेरे सामने आदर से रहते हैं दोनों। और इनको ही नहीं, पड़ोस वाली सोना को देख, मोना को देख, जब उनकी माँ उनको झाड़ू लगाती है ना तो बस मुंह बंद करके सुनती हैं वो। लेकिन एक तू है बिगड़ैल, बिगड़ी हुई औलाद। तेरी माँ बचपन में ही छोड़ गई, अब बच्ची तू, कोई संस्कार नहीं थे तेरे अंदर। तू किसी जंगली बैल से कम नहीं है। अब जा दफा हो जा मेरी आंखों के सामने से। तेरी शक्ल भी मुझे देखने में बुरी लग रही है। निर्मला ने ऐसे ही बातें करके मेघा को भगा दिया। बेचारी मेघा अपने कमरे में चली गई, जहां जाकर वो रोने लगी। मेघा निर्मला की सौतेली बेटी थी, जिसके ऊपर निर्मला दिल खोलकर जुल्म और अत्याचार करती थी। निर्मला के 2 अपने बच्चे भी थे, निखिल और कोमल, जिनको निर्मला अपने हाथों में रखती थी और मेघा को घर की नौकरानी समझती थी। मेघा का बाप किशोर शहर के बाहर काम करता था, जिसका फायदा उठाकर निर्मला मेघा पर खूब जुल्म ढाया करती थी। और ऐसा फिर आज के दिन भी निर्मला ने किया और मेघा अब अपने कमरे में बैठकर रो रही थी। माँ तू क्यों इस दुनिया से इतनी जल्दी चली गई? तुझे पता है तेरे जाने के बाद से दुनिया मेरी दुश्मन हो गई है। कोई मुझसे यहाँ प्यार नहीं करता, बस मैं तो सभी के लिए गुस्सा निकालने का साधन हूँ। बाबा भी यहाँ नहीं रहते, सर्दी हो या गर्मी यहाँ मेरी माँ मुझे सताती है। अभी मुझे सर्दी लग रही है, लेकिन मेरे पास बस तेरा ये शॉल है। मेघा बेचारी ने अपनी दिली बातें अपनी मरी हुई माँ से बांट ली, जिसके बाद उसे ऐसे बातें करते करते ही नींद आ गई और वो सो गई। ऐसे ही मेघा की जिंदगी गुजर रही थी। बचपन से लेकर आज तक उसने बस दुख, दर्द और परेशानी ही देखी थी। ऐसे ही समय गुजर रहा था और आज के दिन मेघा बड़ी खुश थी, क्योंकि उसकी रेनू बुआ घर आ रही थी। आज तो रेनू बुआ घर आ रही हैं। मैंने उनकी पसंद का सारा खाना बनाया है। माँ तो मेरी इस दुनिया में है नहीं, और मेरी सौतेली माँ ने कभी मुझे अपना सगा माना नहीं। मेरी बुआ तो कम से कम सगी है। अब काफी दिनों के बाद मैं किसी से दिल खोलकर बात कर पाऊंगी। सुना है उनके साथ ज्योति भी आ रही है। मैं काफी खुश हूँ। मेघा अभी ऐसे बोलकर खुश हो ही रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और निर्मला ने उसके लिए दरवाजा खोला। अरे ननद जी, आइए आइए, आखिर आ ही गई आप। सुबह से बस आपका ही इंतजार हो रहा है, आइए। नमस्ते नमस्ते भाभी जी, कैसी हो? अरे कितनी बड़ी हो गई तू ज्योति। बेटा देख, कोमल आ गई। हेलो कोमल। अरे लंबू, तू तो आगे क्यों आ ही नहीं रहा है? आजा, कितना लंबा हो गया है तू। रेनू ऐसे ही सभी को गले लगाने लगी। उसकी आवाज को सुनकर मेघा भी जल्दी से रसोई से निकल कर आई। मेघा को लगा था कि उसकी बुआ उसको भी गले लगाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रेनू मुंह बनाकर मेघा के साइड से निकल गई। अरे बुआ, अरे भाभी, घर में तो आपने काफी काम करवा लिया है। बस मेरे आने से तो यहाँ सब निखरता ही गया था। सब कुछ अच्छा हो गया था जब मैं इस घर में आई थी। नौकरानी, चल सभी को पानी पिला और फिर नाश्ता भी बनाना। भाभी बहुत ज्यादा थकान हो रही है, आप एक काम करो, मुझे तो हॉल में ही बैठने दो। ये क्या, मेरी बुआ ने तो मुझे देखा तक नहीं, लेकिन क्यों? मेघा को रेनू का बर्ताव बहुत ज्यादा अजीब लगा था, लेकिन उसने उसे दिल से नहीं लगाया और वो उसके लिए एक और उम्मीद के साथ पानी लेकर गई। बुआ ये लो पानी। कैसी हो बुआ? ठीक ही हूँ। बुआ फूफा जी कैसे हैं? वो ठीक तो है ना? अरे तू चाहती क्या है?
मुझे तो तुझसे बात नहीं करनी है तो तू क्यों मुझसे कुछ ना कुछ पूछे जा रही है? दीदी जानती नहीं हो तुम कि आगे नौकरानियां कैसी होती हैं? इनसे तो जितना दूर रहा जाए ना उतना अच्छा है। चल जाकर खाना लगा, दिखाई नहीं देता है या दिमाग में गोबर भरा हुआ है? खाना लगा दे, अब वक्त हो रहा है। जी माँ, लगाती हूँ मैं खाना। मेरी तो बुआ भी अब मेरी अपनी नहीं रही। मेरा तो अब इस दुनिया में कोई सगा कहने के लिए नहीं है। या फिर ये भी तो हो सकता है कि बुआ बस माँ को दिखाने को मुझसे मुंह सिकोड़ रही हूँ, नहीं तो अकेले में वो मुझसे बात कर ले। मेघा के मन में अभी भी एक उम्मीद बाकी थी। उसने खाना लगाया और सभी को खाना खिलाया, लेकिन किसी ने भी उससे खाने को नहीं बोला। सर्दी का मौसम था। ऐसे ही कामों में लगे लगे मेघा को रात हो गई। उसका शरीर कांप रहा था और वो काम निपटाकर जब वो अपने कमरे में पहुंची तो वहां जाकर वो हैरान हो गई। बुआ, आप और ज्योति मेरे कमरे में सोने वाली हो? अरे वाह, माँ ने ये बड़ा वाला हीटर आपकी वजह से मेरे कमरे में रखवाया है, और बेड भी। इस पर आपको मजा आ रहा होगा ना? ये तो काफी गर्म होगा, क्यों है ना बुआ? अब हम रात को बातें करते हुए सोएंगे। What the hell, माँ, मामी ने हमें इसका कमरा दिया है सोने को, इस नौकरानी का, ये हमारे साथ सोएगी? ऐसे क्यों बोल रही हो ज्योति? मैं भी तो इंसान ही हूँ ना, और नौकरानी तो मुझे ये लोग बुलाते हैं। मैं कोई सच्ची की नौकरानी थोड़ी ही हूँ, तुम्हारी बहन हूँ जैसे कोमल है। क्यों बुआ, इसको समझाओ ना। क्या दिक्कत है तेरी? जा, निकल जा इस कमरे से। ये तेरा कमरा नहीं है, ये मेरे भाई के बनाए हुए घर के अंदर का कमरा है, इसीलिए तू इसको अपना नहीं बुलाएगी। और क्या पट्टी पढ़ा रही है तू मेरी बेटी को कि तू इसकी बहन है? तुझसे तो रिश्ता उस दिन ही खत्म हो गया था जिस दिन तेरी माँ की अर्थी उठी थी। और खबरदार, आगे से अगर तूने मुझे या मेरी बेटी को अपनी किसी रिश्तेदारी में गिनाया तो। भाभी, ओ भाभी, निर्मला भाभी। रेनू की बात को सुनकर मेघा की आंखें भर आती हैं। अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। वो चुपचाप वहीं खड़ी रही। कुछ ही देर में वहां कोमल और निर्मला आ गईं और Who the hell, किसने भेजा तुम्हें यहाँ सोने के लिए, बुद्धू लड़की? ये तो आते ही ऐसे खुश हो रही थी कि जैसे ये हीटर, ये बेड और ये सब कुछ बस इसी के लिए रखा गया है। इसका चेहरा देखकर तो मेरा ऐसा दिल किया कि इसकी एक थूथड़ी पर मार दे। अब भाभी, इसका कुछ करो, या तो इसको यहाँ से लेकर जाओ या मैं ही यहाँ से जा रही हूँ, क्योंकि मैं इस नौकरानी के साथ तो रूम शेयर नहीं करूंगी। अरे ओ, सुना नहीं क्या तूने? चल निकल इस कमरे से, ये ले और चल। कोई बात नहीं माँ, आप लोग अगर मुझे अपना नहीं मानते हो तो मैं बाहर हॉल में ही सो जाऊंगी। ओहो, देख तो लो, तू हॉल में किस हक से सोने को जा रही है? हॉल में जो सोफे, जो कालीन है, वो तेरी मरी हुई माँ नहीं लाई थी। चल छत पर जाओ और वहां जाकर सो। क्या माँ, मैं छत पर जाकर सो? माँ ऐसी बात मत करो। चलो मान लिया कि मैं इस घर की कोई नहीं हूँ, मैं आपकी कुछ नहीं लगती, लेकिन एक इंसान होने के नाते तो मुझे घर के अंदर ही सोने दो। मैं नहीं सोऊंगी छत पे। अरे चल, मैं यहाँ तेरा भाषण सुनने को नहीं आई हूँ। चल मेरे साथ। कोमल, इस पागल बैल को जरा लेकर आना। मेघा पर किसी को भी तरस नहीं आया। निर्मला और कोमल ने एक साथ मिलकर मेघा को खींचा और वो उसे इतनी सर्दी में रात को छत पर छोड़ आई। माँ कोमल, दरवाजा खोलो, सर्दी लग रही है। माँ प्लीज दरवाजा खोल दो ना। अरे ओ, दरवाजा मत बजा, चुपचाप किसी कोने में बैठकर सो जा, समझी? अगर तेरे दरवाजा बजाने से किसी की भी नींद खराब हुई ना तो देखना मैं तेरा क्या हाल करूंगी। अगर चाहती है कि तेरी जिंदगी रहे तो बिल्कुल उधम नहीं करना, नहीं तो तुझे छत से मुझे धक्का मारने में देर नहीं लगेगी। निर्मला की धमकी से मेघा घबरा गई और उसने कोई आवाज नहीं निकाली। निर्मला, कोमल और घर के सभी लोग आराम से नीचे जाकर अपने कमरे में सो गए, लेकिन मेघा को छत पर चैन नहीं मिल रहा था। हे भगवान, यहाँ तो बहुत ही ज्यादा सर्दी है, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। भगवान, माँ, बाबा, कोई तो मुझसे बात करो। मेघा सर्दी में पागल सी हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बेचारी बस खुद से ही बातें कर रही थी। न जाने कैसे कैसे बेचैनी में मेघा की रात गुजरी और जैसे ही सूरज की किरणें पड़ने के बाद मेघा को नींद आ ही रही थी कि उसका भाई निखिल उसे नीचे बुलाने आता है। अरे ओ नौकरानी, चल नीचे चल और सभी के लिए नाश्ता बना। अरे बस एक ही रात बाहर रहने से तू तो गोरी हो गई है, लेकिन अफसोस तू अच्छी नहीं लग रही है, मुर्दा लग रही है, मुर्दा। वैसे रात को तो तूने अपनी मरी हुई माँ से बहुत बातें की होगी ना? वो आसमान में तारा बनकर चमक रही होगी और तू उनसे बात कर रही होगी। भाई, मेरा मजाक बनाना आपको काफी नहीं लगता, जो अब मेरी माँ को भी आप कुछ भी बोल देते हो? क्या करूं? तू है ही ऐसी कि तुझे देखकर तेरी माँ के ऊपर भी मुझे सवाल ही उठते हैं।
निखिल की बातों को मेघा ने अनसुनी कर दिया, जिसके बाद वो नीचे गई और नीचे जाते ही उसने पानी के काम करने शुरू कर दिए। ऐसे ही सभी ने मेघा का जीना मुश्किल किया हुआ था और ऐसे ही कुछ दिन और गुजरे। रेनू तो अब जा चुकी थी, लेकिन अब आज मेघा का बाप किशोर घर आने वाला था, जिसके आने की खबर को सुनकर मेघा खुश भी थी और उदास भी, क्योंकि उसे उसकी बुआ के आने का मंजर याद आ रहा था। बाबा घर आ रहे हैं, मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा है कि इस बात पर मैं खुशी दिखाऊं या फिर दुख। पता नहीं वो मुझसे कैसा बर्ताव करेंगे, मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। मेघा ने खुद से ही अपने दिल को समझा दिया था कि उसका बाप अगर उससे अच्छा बर्ताव भी न करता तो उसको बुरा नहीं लगता। मेघा अभी रसोई में खाना ही बना रही थी कि तभी वहां किशोर आ गया। अरे कहाँ हो बच्चों और बच्चों की अम्मा, मैं आ गया। बाबा आ गए, बाबा आ गए। बाबा मैं कब से आपका आने का इंतजार कर रही थी, आप आखिर आ ही गए। हाँ आ गया और बहुत कुछ लेकर भी आया हूँ। चलो अंदर चलो, मैं दिखाता हूँ। किशोर ऐसे बोलकर हॉल में सोफे पर आकर बैठ गया। कोमल, निखिल और निर्मला उसी के पास थे कि तभी पानी का गिलास लिए उसके पास मेघा आई। बाबा ये लीजिए पानी। अरे मेरी मेघा तो कितनी सुंदर हो गई है। कहाँ थी तू अभी तक? बाबा मैं यहीं थी, आपके लिए पानी और चाय का इंतजाम कर रही थी। अरे मेरी बिटिया रानी, मैं तो तेरा बाप हूँ, कोई मेहमान थोड़े हूँ जो तू ऐसे नाश्ते पानी का जुगाड़ कर रही है। हाँ, मैं अपने प्यारे बच्चों के लिए शहर से कुछ लेकर आया हूँ। ये लो, ये मेरी कोमल के लिए। अरे वाह बाबा, कितना प्यारा कार्डिगन है ये, आपका शुक्रिया। तुझे पसंद आ गया तो समझ कि मेरे पैसे वसूल हो गए। ये लो मेघा, बेटा ये तेरे लिए ये कार्डिगन। देखते ही मुझे तेरा ही ध्यान आ गया था। जैसे इसके ऊपर ये गुलाब के फूल बने हुए हैं ना, ये मुझे तेरी याद दिला रहे थे, तो इसको तो मैंने तेरे लिए ही लेकर रख लिया था। शुक्रिया बाबा। बाबा इसको इतना अच्छा कार्डिगन दे रहे हैं और मुझे बस ऐसा ही दे दिया। इससे तो मैं ये छीन लूंगी। इसके पास ऐसा कार्डिगन रहेगा ही नहीं, ये मेरी बेटी ही पहनेगी। बच्चों और परिवार को देखकर कितना अच्छा लगता है। ये लो बच्चों, मैं सर्दी की मिठाई भी लेकर आया हूँ। ये लो निर्मला, तुम्हारे लिए कलम वाली गजक। तुझे चिक्की पसंद है ना? कोमल तेरे लिए चिक्की, और मेघा बेटा ये ले तेरी मनपसंद रेवड़ी। शुक्रिया बाबा। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? तुम खुश रहो, बस यही मेरा फर्ज और धर्म है। अच्छा निर्मला, अब मैं खाना तो बाद में खाऊंगा, पहले मुझे नहाना है। सफर के आने के बाद जब तक नहाओ नहीं तब तक सुकून नहीं मिलता है। हाँ तो आप आराम से नहाइए। किशोर ऐसा बोलकर नहाने चला जाता है। किशोर के जाते ही दोनों माँ बेटी ने मेघा को घेर लिया और ला नौकरानी ये कार्डिगन और अपनी रेवड़ी मुझे दे। तुझे कोई हक नहीं है मेरे बाबा की लाई हुई चीजें खाने पीने और पहनने का। हाँ इधर दे। नहीं, मैं ये नहीं दूंगी। ये मेरे बाबा मेरे लिए लेकर आए तो मैं इसको किसी को नहीं दूंगी। आप लोग तो मेरी सौतेली माँ और बहन हो, मैं अपने बाप की तो सगी औलाद ही हूँ ना। मुझसे जुबान मत चला वरना जबान निकाल दूंगी। चल दे मुझे ये, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, बस ला दे। तू इस सबको रखने के काबिल नहीं है। कोमल और निर्मला ने मेघा से छीनकर उसका सामान ले लिया। मेघा बस बेचारी रोती रह गई, लेकिन वो जानती थी कि उसकी माँ और बहन ऐसी ही हैं, तो उसने खुद के आंसुओं को साफ कर लिया। ऐसे ही थोड़ी देर और हुई और जब किशोर नहाकर आया तो निर्मला मौका देखकर रोटी बनाने को खड़ी हो गई और रे भगवान, मर गई रे। अरे निर्मला क्या हुआ? कुछ नहीं जी, बस जब भी खाना बनाने को खड़ी होती हूँ तो ऐसे ही कराने लगती हूँ और कुछ नहीं है। अरे तो तुम क्यों करती हो घर के सारे काम? अब तो बेटियां बड़ी हो गई हैं, बराबर की हो गई हैं, तो कुछ काम इनसे करवाया करो। किशोर ऐसे ही निर्मला को डांटने लगा। आवाज सुनकर मेघा भी रसोई में आ गई और अपनी सौतेली माँ अपना काम करते देखकर वो चौंक गई। अरे माँ, आप क्यों रोटी बना रही हो? रोटी रोजाना मैं बनाती हूँ ना। क्या कहा बेटा? तू बनाती? तूने कब बनाया खाना जो तू ऐसे बोल रही है? माँ, मैं ही तो खाना बनाती हूँ, आज आप क्यों बनाने को खड़ी हो गई हो? हे भगवान, इस लड़की का झूठ देखो, अपने बाप के आते ही पलट रही है। माँ क्या मतलब है आपका? अरे बेटा, तू ये किस तरह से अपनी माँ से सवाल कर रही है? ऐसे बोलते हैं क्या? देख रहे हो जी, ये ऐसे ही मुझसे जबान लड़ाती है। क्या करूँ, सगी औलाद नहीं है ना मेरी। मैंने कभी इसमें और कोमल में भेदभाव नहीं किया, लेकिन ये मुझसे और अपनी माँ से भेद रखती है। लेकिन कोई बात नहीं जी, मैं तो माँ हूँ, मैं झेल लूंगी, कोई नहीं। क्यों नहीं मेघा, इस औरत को तेरी गुलामी करते हुए, तेरा ध्यान रखते हुए एक उम्र निकल गई। इसके बाल सफेद पड़ गए, इसके मुंह पर भी झुर्रियां आ गई, लेकिन कभी भी इसने कोई शिकायत नहीं की। तो ये सब इसीलिए ही कर रही थी। हाँ, तो इससे भेदभाव रखे। अरे बाबा, लेकिन मैं तो
रहने दीजिए जी, गुस्सा मत कीजिए। वो क्या है ना, माँ तो माँ होती है, बच्चों को डांट पड़ती हुई नहीं देख सकती। आप इससे कुछ मत कहो। कितनी अच्छी हो तुम निर्मला, मैंने बिल्कुल ठीक किया जो तुम्हें अपने बच्चों की माँ चुन लिया। मेघा, अपनी माँ को अपनी असली माँ ही समझा कर, क्योंकि शायद तेरी असली माँ भी तेरा ऐसे ख्याल नहीं रखती जैसे ये रखती है। चल मेघा, अब तू रोटी बनाएगी। किशोर ऐसे बोलकर मेघा के पास से चला गया। किशोर के जाते ही निर्मला ने अपने आंसुओं को साफ कर लिया और मेघा रोने लगती है। अले रो रही है, ये ड्रामे बंद कर, चल सब नाटक है तेरा, मैं अच्छे से जानती हूँ। चुपचाप रोटी बना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। निर्मला ऐसे बोलकर चली गई। बेचारी मेघा के आंसुओं को ही नाटक समझा जाता था। ऐसे कुछ दिन और गुजर गए और अब मेघा की शादी हो चुकी थी। किशोर के क्लाइंट को मेघा अपने बेटे के लिए पसंद आ गई थी, जिसकी वजह से उसने उल्टा लड़की वालों को दहेज देकर मेघा को अपने घर की बहू बनाया। दिलीप एक बहुत ही अच्छा अमीर आदमी था, जो किशोर से भी ज्यादा अमीर था, और अमीरी के लालच में ही निर्मला ने मेघा की शादी अमीर घराने में करने का फैसला किया। अभी मेघा घबरा रही थी और उसका गृह प्रवेश हो रहा था। पता नहीं यहाँ सब कुछ कैसा होगा। मैं तो कुछ भी नहीं जानती हूँ कि ससुराल में बहुओं को करना क्या होता है। मेरे मायके का सफर इतना बुरा गुजरा है, पता नहीं ससुराल तो कौन सा जहन्नुम होगा। चल बहू, मैंने कलश में चावल रख दिए और तेरी आरती भी हो गई है, तो अब तू अंदर आ जा। जी। अरे नहीं, कलश को कौन से पैर से गिराना होता है? मेघा कलश गिराने में कंफ्यूज हो गई, क्योंकि उसको कभी किसी ने बताया नहीं था कि कलश को कौन से पांव से गिराकर बहुएं ससुराल में प्रवेश करती हैं। वो बस कभी अपने दाएं पांव को आगे करती तो कभी बाएं। अरे क्या बात है बहू, कलश को गिराते हुए अंदर आ बच्चे। जी जी माँ जी। शायद मेरी बहू को ये नहीं पता कि कलश को कौन से पांव से गिराया जाता है। कोई नहीं तो पूछ ले बहू, अब तेरी माँ की जगह मैं हूँ। चल अपने सीधे पैर से कलश को गिराते हुए अंदर आ। सीधे पैर से कलश को गिराने का मतलब है कि नई बहू घर में खुशी, समृद्धि और तरक्की लेकर आए, और कोई भी मेरी बहू को कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि आजकल की लड़कियों को कहाँ इतना वक्त होता है कि वो बेचारी अपनी माँ से ऐसे सवाल करे। आजा बहू, तू मेरे घर को अपने अक्स से, समृद्धि से भर दे। सुजाता की बात को सुनकर मेघा को कुछ अच्छा महसूस हुआ और वो अपने सीधे पैर से कलश को गिराते हुए घर में प्रवेश कर गई। मेघा को रात तो अच्छे से गुजर गई थी, लेकिन अब आज मेघा का अपने ससुराल में पहला दिन था। मेघा घबराते हुए तैयार होकर नीचे आई। नमस्ते। अरे वाह, कितनी प्यारी लग रही है भाभी। माँ देखो, भाभी आ गई। अरे देख कितनी अच्छी है भाभी, और एक तो है बंदरिया के जैसे मुंह की। अच्छा, तो आप एक बंदर हो क्योंकि आप मेरे भाई हो, समझ आया? अरे बस करो, जब देखो बस दोनों के दोनों लड़ाई ही लड़ते रहते हो। बाबा खैर छोड़ो, भाभी तो बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही हैं। आजा मेघा बेटा, यहाँ हम सभी के साथ बैठ जा। तो इतनी घबरा क्यों रही है? बैठ यहाँ मेरे पास बैठ। सुजाता ने मेघा को अपने पास बिठा लिया। उसके कुछ देर बाद पूरा परिवार ने आपस में बात की और सुजाता मेघा से बोली, हाँ तो बहू रानी, तैयार तो हो तुम हम सभी को अपनी पहली रसोई का खाना बनाकर खिलाने के लिए? जी माँ जी, मैं तैयार हूँ। बताइए कि आप लोग क्या खाएंगे? जो भी तुम प्यार से बनाकर खिला दोगी हम वही खा लेंगे। जी आप बता दीजिए कि मैं क्या बनाऊं। आपको जो दिल करेगा मैं वो बना दूंगी। जो तुझे पसंद हो बना दे, और हाँ अब नहीं पूछना कि क्या बनाना है। सुजाता की बात को सुनकर मेघा फिर कुछ नहीं बोली और वो खाना बनाने के लिए रसोई में चली गई। मुझे सबसे ज्यादा खाने में क्या पसंद है? मुझे तो आलू पूरी खाना अच्छा लगता है। तो ठीक है, मैं आलू पूरी और खीर बना देती हूँ, सभी शौक से खा लेंगे। मेघा ने ऐसे बोलकर सभी के लिए आलू पूरी और खीर बना दी, लेकिन क्योंकि वो घबरा रही थी तो उससे नमक ज्यादा डल गया। अरे नहीं, ये नमक तो इसमें तेज हो गया, लेकिन अब मैं क्या करूं? अब तो ये घुल गया। अब मेरा खाना भगवान भरोसे है। मेघा बेचारी घबरा गई थी, लेकिन खाने का वक्त हो चुका था तो वो कुछ भी नहीं कर पाई और उसने वही नमक तेज वाला खाना सभी को परोसा। मेघा को लगा था कि अब उसकी खैर नहीं है। अरे वाह बहू, जवाब ही नहीं तेरा तो है। बहुत ही खूब खाना बनाया है, बस नमक जरा सा खिल गया, शायद तुझे अंदाजा नहीं होगा। लेकिन आगे से बेटा ध्यान रखना। हाँ बेटा, नमक जरा सा तेज हो गया, लेकिन अच्छा बना है खाना, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खूब। भाभी आपके हाथ का खाना तो खाने के बाद मुझे तेज नमक से प्यार सा हो गया है, लेकिन ये सेहत के हिसाब से अच्छा नहीं है, नहीं तो रोजाना आपसे मैं यही बनवाता। अरे तू ही करता रहेगा बस अपनी भाभी की तारीफ, मुझे भी कुछ करने का मौका दे। फरमाइए। हाँ तो अब आपकी शान में क्या ही बोलूं मैं, आपका खाना खाकर मैं मदहोश सा हो गया हूँ। सभी की बातें सुनकर मेघा का मुरझाया हुआ मन फिर से खिल उठा। अब उसको अपने खाने में नमक तेज हो जाने का बुरा नहीं लग रहा था। सभी ने ऐसे ही तारीफ करके मेघा का मन अच्छा कर दिया और उसको शगुन भी मिला, जिससे मेघा और भी ज्यादा खुश हो गई।
मेघा के दिन ऐसे ही सुकून भरे और खुशियों वाले ससुराल में गुजर रहे थे। अब वो अपने मायके में मिले हुए दुखों को भूल सी गई थी कि तभी अचानक से मेघा की ताई सास का परिवार उनके घर आ गया। परिवार में ताई सास, ताया ससुर और उनके 3 बेटे थे, जिनको आता देखकर मेघा को अपनी बुआ के आने का मंजर उसकी आंखों में घूम गया। अरे नहीं मेहमान, अब इस घर में सभी मुझसे कैसा बर्ताव करेंगे? क्या सभी मुझसे अच्छे से बात करेंगे या फिर माँ मुझे डांट देंगी? क्या होगा? अरे दीदी और भाई साहब, आओ आओ, ये रही आपकी बहू मेघा। हेलो बहू रानी, कैसी हो? बहुत अच्छी हूँ ताई जी। अरे बेटा, क्या हो गया? तुम्हारे चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ी पड़ी हैं? कुछ नहीं ताई जी, आप आइए। मेघा ने घबराते घबराते सारा काम किया। उसने मेहमानों को खाना खिलाया, उनका नाश्ता भी करवाया और अब रात हो चुकी थी। माँ, मैं सोच रही थी कि ताई जी और ताई जी दोनों गेस्ट रूम में सो जाएंगे और अमन भाई, रितेश भाई, हिमेश भाई तीनों मोहित भैया के साथ सो जाएंगे और भाभी। आरुषि ऐसे बोलकर चुप हो गई। मेघा का दिल जोरों से धड़कने लगा और वो बोली, माँ मैं कहीं पर भी सोने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे प्लीज सर्दी में छत पर सोने के लिए नहीं भेजना, मैं हाथ जोड़ती हूँ। अरे अरे बहू, क्या हो गया है तुझे? हम क्यों तुझे छत पर सुलाएंगे? तू पागल है क्या? तू मेरे साथ सोना, मेरे कमरे में। सुनिए जी, मैं और बहू हमारे कमरे में सोएंगे, तो आप तुषार के साथ जाकर सो जाना। ठीक है, जाइए भैया, आराम कीजिए। अब बाकी की बातें और मस्ती हम कल करेंगे। दिलीप की बात को सुनकर उसका भाई महेश मुस्कुरा देता है और सभी सोने के लिए चले जाते हैं। मेघा अपनी सास के कमरे में थी, जहां एक बड़ा हीटर चल रहा था। बेटा, तू ऐसे क्यों बोल रही थी कि तू कहीं पर भी जाएगी, बस हम तुझे छत पर ना सुलाएं? वो क्या है ना माँ जी, मुझे जिंदगी ने बड़ा डरा दिया है। माँ जी, मेरी माँ मुझे बचपन में ही छोड़कर भगवान के पास चली गई थी। मुझे नहीं पता था कि माँ का प्यार क्या और कैसा होता है। कभी मैंने अपनापन महसूस नहीं किया। एक बार मेरी सौतेली माँ ने मेहमानों के आने पर मुझे सर्दी में छत पर सुला दिया था, तो बस वही मंजर मेरी आंखों में घूम गया और मैं डर के मारे ये सब बोल दी। क्या ऐसा किया उस औरत ने? यही नहीं, मैंने तो काफी कुछ झेला है। पता नहीं माँ की गोद में सर रखकर जो आराम मिलता है वो कैसा होता होगा। मैंने तो कभी महसूस भी नहीं किया। तो अब कर ले, आजा मेरी गोद में सर रख। अरे आ बहू, घबरा नहीं। सुजाता ने मेघा का सिर अपनी गोद में रखा और उसके सिर में वो मालिश करने लगी। सुजाता उसके सिर में धीरे धीरे से हाथ चलाने लगी, जिससे मेघा की आंखें खुद ब खुद ही मिचती चली गईं और उसे गहरी नींद आ गई। मेघा के सो जाने के बाद सुजाता भी सो गई और फिर सुबह को ही मेघा की आंख खुली। कितनी अच्छी नींद आई है मुझे आज। पहली बार मुझे लगा कि मैं अपनी माँ की गोद में सर रखकर सोई हूँ। मेरी सास सच्ची में बहुत ही अच्छी है। ऐसे ही मेघा बोलते हुए उठी और तैयार भी हो गई। तैयार होकर मेघा नीचे पहुंची, जहां सभी नाश्ता कर रहे थे और सभी ने मेघा को भी उनके साथ बिठाकर खाने के लिए कहा। ऐसे ही सिलसिला जारी था और अब मेघा अपने मायके का दुख एकदम भूल चुकी थी। और फिर एक दिन वो अपनी सास और नंद के साथ शॉपिंग करने के लिए मॉल आई हुई थी, जहां वाह माँ जी, देखो वेलवेट की साड़ी कितनी सुंदर लग रही है। अरे हाँ, बहुत ज्यादा अच्छी। एक काम कर बहू, तेरे ऊपर तो ये और भी अच्छी लगेगी, तो इसको खरीद ले। नहीं नहीं माँ जी, मैंने काफी शॉपिंग कर ली है, अब मैं और नहीं ले रही हूँ। ओहो भाभी, लड़कियों की शॉपिंग कभी ज्यादा नहीं होती। ऐसी कौन सी लड़की देखी है जो कहे कि काफी शॉपिंग हो गई, लो ये अच्छी है, फिर नहीं मिलेगी। आरुषि और सुजाता के कहने से मेघा ने एक और साड़ी खरीद ली। मेघा को अब अपने ससुराल में कोई घबराहट नहीं होती थी। ऐसे ही शॉपिंग करते हुए और खाते पीते मेघा की शॉपिंग हुई और फिर वो सामान लेकर घर लौटी और वहां दिलीप वहां पिज्जा लिए उन लोगों का इंतजार कर रहा था। अरे आ गए तुम लोग, देखो मैं तुम सबके लिए पिज्जा लेकर आया हूँ, जल्दी से तुम लोग खा लो। क्या पिज्जा? अरे वाह, चलो पिज्जा मिलकर खाते हैं। हाँ हाँ, आओ आओ, हम इंतजार कर रहे हैं। अब सभी कोई हाथ मुंह धो के पिज्जा खाते हैं और मेघा पिज्जा के खा के बहुत खुश हो जाती है। कैसा लगा? अच्छा है ना? आज किया है ना आपने काबिलियत तारीफ का काम। शॉपिंग से आते ही गरम गरम पिज्जा, मजा आ गया। क्या बहू, सही कहा ना? जी माँ जी, बहुत अच्छा लगा। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे सपनों से भी सुंदर ससुराल मिल जाएगा। सच में कभी कभी हम जिस जगह पैदा होते हैं वो जगह भी हमारी अपनी नहीं बन पाती है, और जहाँ हमने सोचा भी नहीं हो वहां से हमें प्यार मिल जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मायके में मुझे बस ठुकराया गया और ताने मिले, लेकिन ससुराल में मुझे समझा गया। अब मेरी जिंदगी से मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेघा को अब अपनी जिंदगी में सारी खुशियां मिल गई थी। उसने मन ही मन अपनी जिंदगी और भगवान का बहुत शुक्रिया अदा किया और अब सब कुछ ठीक हो चुका था और मेघा खुशी खुशी अपने ससुराल में रहती थी।